अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं एज यूजुअल शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, 12 लाख अमवात हुई, एक साल का इंतज़ार हुआ और फाइनली अब एक और ख़बर आई है। और वो ख़बर ये है कि जनाब कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो गई है। अमरीकी कंपनी फाइजर ने यह दावा किया है, साथ ही रशिया की भी कंपनी ने दावा किया है कि उनकी भी वैक्सीन तैयार है। और दोनों कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि उनकी ये वैक्सीन 90% तक करामद है। और इसीलिए शफात अब उसकी जो मैन्युफैक्चरेशन है वो भी स्टार्ट कर दी गई है और कहा जा रहा है कि करोड़ों की, अभी मेरे ख्याल से इनिशियली शायद वो 2 से 3 करोड़ जो है वो ये अद्वियात बनाएंगे। लेकिन नुकसान शफात ऐसा नहीं है कि अब ये मेडिसिन हमारे तक पहुंचने में वक्त लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि नुकसान होना ख़त्म हो गया है। जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान में केसेस अभी जैसे कितने बढ़े हैं। इस साल में पहले रेमडेसिविर के मुतालिक, बल्कि उससे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मुतालिक खबर आई, फिर रेमडेसिविर के मुतालिक खबर आई, फिर इसके अलावा पै दर पे ब्रेक थ्रूज की खबरें अनाउंस होती रही, लेकिन कोई भी बात हतमी नहीं थी। इनफैक्ट कुछ मामलात में तो बात बिल्कुल उलट हो गई। वो तो वो टाइम था कि आपने किसी भी दवाई के बारे में अगर आप ये कह देना कि भाई ये कोरोना से निजात दिला सकती है, तो वो अगर दवाई आपको 30 रुपए की मिली थी ना, तो वो 3000 की मार्केट में दस्तयाब थी। अभी खैर क्योंकि मास्क इज अ मास्टर, हम पहले से बोल रहे हैं, मास्क की प्राइस भी शफात दोबारा से बढ़ने लग गई है। एक्जैक्टली जनाब, और ये सारे मामलात हैं, इन पे भी नजर डालेंगे। साथ ही मुल्क में कोरोना वायरस के बाद, जैसे मदिया बता रही हैं, जारी है। और गुज़िश्ता 24 घंटे में NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 23 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। बिल्कुल शफात। और अभी तो हम गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के वाले से बात भी करेंगे। 15 नवंबर को इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के लिए जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, वो मुझे लगता है वो भी कोरोना वायरस से कम मोहलिक नहीं है शफात। एक्जैक्टली जी, सियासत के अंदर एक थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, स्ट्रीट लेवल ज़ुबान का इस्तेमाल, बल्कि थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही मेरे ख्याल में। सब कुछ तो हो चुका है इस ज़ुबान में, तो ये कुछ मेरे ख्याल में सियासी खबरों के ऊपर फिर वो एज रेटिंग लगानी पड़ेगी कि बच्चे ना देखें, क्योंकि ऑब्वियसली उससे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल होती है जिसमें बच्चों के अखलाक ख़राब होने का अंदेशा है। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज शामिल करेंगे। बिल्कुल जी, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। जी, तो आपने जानी टॉप स्टोरीज, और सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से। 15 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन्स भी ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन वहाँ पर अब एक मसला ये भी है कि कोरोना की वबा भी जो है वो तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। शफात, हमने कल के दिन ही देखा कि कमर जमान कायरा साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम सीनियर रहनुमा हैं, और बिलावल भुट्टो के साथ वो इस तकरीबन 22 दिन से ज़्यादा की कैंपेन होगी, उनके साथ मौजूद थे। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। दिन कैप्टन सफ्दर, जो कि मरीम नवाज़ के हस्बैंड है, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जी जनाब, और ये केसों की तादाद हर रोज़ बढ़ रही है। न सिर्फ ये कि सियासी जो हमायदीन हैं वो इसका वबा का शिकार हो रहे हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में वबा बढ़ने की शरह 15% बताई जा रही है। ये वही शरह है जो जून में कराची में मौजूद थी, जब हम देख रहे थे कि हर तरफ कोरोना था। फ़िलहाल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में और मुल्क के दीगर कई शहरों में भी यही सूरत हाल है। अच्छी खबर यह है कि फ़िलहाल इस सारे मामले में मरीम नवाज़ का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। बिल्कुल शफात, और इंतखाबी मुहिम के दौरान हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, जिसमें खुलेआम SOPs की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। और ये किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, चाहे वो हुकूमती पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टीज हो, जलसे तमाम पार्टियों के हो रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये मज़ीद 4 रोज़ आगे भी जारी रहेगा। और 15 नवंबर को, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी, और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इज्तिमा किए हुए थे, और उसमें मरकज़ी रहनुमाओं के बाद वो जो मैं पहले बात भी करी थी, धुआंधार तकारीर हुई, और फिर बड़ी बड़ी फोहश ज़बान का इस्तेमाल किया गया। जी जनाब, और इन तकरीरों में मुख्तलिफ दावे भी दिखाई दे रहे हैं। मरीम नवाज का कहना है कि कौम को परेशान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। पंजाब के वज़ीर आला को बात करना नहीं आती, वो काम क्या करेंगे? मरीम नवाज ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो मैं दिल में जरूर हूँ कि इस बेचारे को तो बात ही करनी नहीं आती, काम करना तो बहुत दूर की बात है। मासूम से है वैसे, मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है, लेकिन काम करना नहीं आता। हर और जहाँ बात की जाती है वहाँ जवाब भी दिए जाते हैं। फिरदौस आशिक अमान साहिबा का इसके जवाब में कहना था कि अगर बुज़दार साहब को काम नहीं करना आता तो आपकी सांसें इस तरह उखड़ी ना होती। शन की राजकुमारी एक ही है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब
बड़े मासूम हैं, उन्हें ना बोलना आता है ना काम आता है। तो मोहतरमा, अगर उस्मान बुज़दार को काम ना आता होता तो आज इस तरह आपकी सांसें ना उखड़ी हुई होती। सांसें ना उखड़ी होती। इस तरह बड़े बड़े दावे और भी सामने आ रहे हैं जी। और कल बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी बल्कि विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी आपकी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं, हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम के दौरान वफाकी वजीर मुराद सईद का गांच में इज्तिमा से खिताब में कहना था कि नवाज शरीफ और जरदारी डाकू हैं और उनके बच्चे हराम पर पले हुए हैं, चोरों ने मुल्क को लूटा है। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। का नारा भी सुनिए। नवाज शरीफ का नारा था खाता है तो लगाता भी है, जरदारी का नारा था खाता है तो खिलाता भी है। हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा। हराम की कमाई पेट में गई है, ये अवाम की नुमाइंदगी की बात नहीं कर सकते। इतने अरसे तक हुकूमत करने के बाद ये दो बेशरम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आ रही इनको? पर्ची ला रहे कि इसमें लिखा है कि सूबा बनाएंगे, लेकिन पर्ची पे सूबे नहीं बनते। अगर बनाना होता 2016 तक आपकी हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान की, बना लेते। आपने नहीं बनाया, इमरान खान ने ऐलान किया। दावे और बहुत बड़े बड़े दावे दोनों जमातों की जानिब से, बल्कि तीनों जमातों की जानिब से सामने आ रहे हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो हैं, एक तरफ मरीम नवाज है और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद मिलकर खिताबात कर रहे हैं। मावर ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया गिल साहब वक्त देने के लिए। सर, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम ज़ोरों पर है और अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वज़रा और वज़ीर आज़म की मदाखलत बंद की जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ज़ाब्ता अखलाक है वो बहुत क्लियरली कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हर वो शख्स है जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर से पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है, मरात लेता है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। और एक एमएनए भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है। बिलावल जरदारी साहब वहाँ पे फिर रहे हैं, एहसन इकबाल फिर रहे हैं, वहाँ पे शाहिद खकान अब्बासी फिर रहे हैं, ये तमाम लोग भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। अपोजिशन ये चाहती है कि ये वो वाली रेस खेलना चाहते हैं जिसमें ये घर में आके कहें कि माँ में फर्स्ट आया तो पूछें कितने लोग भागे थे, मैं अकेला ही भागा था। तो ये वो वाली रेस करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें वही आदत पड़ी हुई है एम्पायर साथ मिला के, और इन्हें दूसरे भी ऐसे ही लगते हैं। एक तरफ कहते हैं हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, अवाम हमारे साथ है, हमने इलेक्शन जीतना है, और अवाम को ये कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने इलेक्शन हार जाना है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इन्होंने धांधली कर लेनी, तो किसी एक तरफ खेलें। दोनों तरफ का बयानिया ये नहीं दे सकते, किसी एक तरफ खेलें। इन्हें नज़र आ रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बुरी तरह से हार रहे हैं और अब ये पहले से ही धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि ये अपना सच साबित कर सकें। जितने भी वहाँ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अभी तक गए हैं उन्होंने वापस आके ये बड़ा वाजे अपना एनालिसिस दिया है कि पीटीआई वहाँ पर बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। सही। अच्छा, लेकिन शहबाज साहब, इलेक्शन मुहिम तो ज़ोरों शोरों से जारी है, साथ में हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो भी एकदम बहुत ज़्यादा सरफेस पे आना शुरू हो गए हैं। तो आप ये समझते हैं जो सियासी मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, चाहे अपोजिशन की जानिब से हो चाहे हुकूमत की जानिब से हो, इनको महदूद होना चाहिए? देखिए, एहतियात हम सबको करनी है, हमें एहतियात करनी है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को भी आगे रवां दवां लेके चलना है। लेकिन एहतियात लाजमी है जिसमें मास्क का इस्तेमाल हम सबको बहुत ज़रूरी है और रीज़नेबल डिस्टेंस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें तो जो बड़े शहर हैं उनमें कोरोना का फैलाव ज़्यादा है, जहां हब्स हैं पॉपुलेशन की। इसीलिए अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो अभी तक कोई भी इनॉग्रेशन या तरक्याती मंसूबे किसी शहर में अगर हो रहे हैं, वहाँ का विज़िट है या कोई डैम बन रहा है उसका विज़िट है, तो वो हमेशा छोटे शहरों में छोटी जगहों पे जा रहे हैं, मेन सिटीज़ में नहीं जा रहे। हालांकि हमारे लिए बड़ा अच्छा चांस है, मेन शहरों में तो सबसे बड़ी फॉलोइंग हमारी है, सबसे बड़े ज़्यादा लोग हमें वहाँ पर हमारे करीब आते हैं, तो हम वहाँ पर एक बड़ा क्राउड शो कर सकते हैं। लेकिन हम उसके बावजूद छोटे शहरों में ऐसी कोई भी चीज़ या एक्टिविटी जो हो रही है वो छोटे शहरों में कर। अच्छा, ये भी देख लें आपके क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, क्या पीटीआई, जिनके भी जलसे हो रहे हैं उसमें ये जो समाजी दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की आप बात करें इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा।
और एनसीओसी के जारी करदा एसओपीज़ का इतलाक अवाम और तजारती तबके पे जो है वो बड़े ज़ोर शोर से किया जा रहा है, जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। तो हुकूमत अपने इन इक़दामात पर आने वाले इंतखाबात पे कैसे अमल दरामद करवा सकेगी? देखिए, जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती है, एनालिसिस होता है, एनसीओसी के अहकामात तो और उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो सजेशंस हैं, वो हम सब शहरियों को माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए ये तमाम डायरेक्शंस दे रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़िम्मेदार माहिरीन, बहुत ही एक्सपर्ट लोग जो हैं वो दिन रात सर जोड़ कर बैठे हैं और डाटा को भी एनालाइज कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी देख रहे हैं, वबा की जो लोकल ट्रेंड्स है, लोकल वबा का जो स्प्रेड है, जो पॉजिटिविटी रेशो है, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और उनको देखते हुए जो आने वाले दिन हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम एहतियाती तदाबीर, अगर घर से निकलना ज़रूरी भी है, कोई काम करना ज़रूरी भी है, तो एहतियाती तदाबीर करें। इसी तरह से जो सियासी इज्तिमात होते हैं, जो सियासी मीटिंग्स होती हैं, उनमें भी मेरी अपनी पार्टी से भी, दूसरे लोगों से भी इल्तमास है कि एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको ज़रूर तदाबीर पे एग्जैक्टली होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। शहबाज खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। अभी क्योंकि शहबाज खलील साहब से हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे और ये भी इल्तमास कर रहे थे कि चाहे वो हुकूमती पार्टीज़ हों या अपोजिशन की पार्टीज़ हों, SOPs पे अमल दरामद ज़रूर किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम जारी है, आप लोगों के भी जलसे हो रहे हैं, हुकूमत के भी जलसे हो रहे हैं और SOPs पे अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। आप देखें ना, अब कैप्टन सफदर को भी कोरोना वायरस हो गया है। सो क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, मुझे ये बताएं कि जब से कोरोना की जो है वो वबा पाकिस्तान में आई है, कब लोगों ने परहेज़ किया, मुझे ये बताएं। और कब जो है वो लॉकडाउन यहाँ पे मौसर जो है वो गवर्नमेंट कर सकी है। ये तो ऐसे ही जो है वो अपने सर सेरा बांधने के लिए हमने बड़ी अच्छी पॉलिसी अपनाई। कौन सी पॉलिसी थी इनकी? कोई सिरे से पॉलिसी इन्होंने अपनाई नहीं है। बासवाए इसके कि लोगों के कारोबार बंद किए इन्होंने, लोगों को जो है वो घरों में बैठा दिया और महल्लों में और बाकी जगहों पे कोई जो है वो SOPs के ऊपर जो है वो अमल नहीं हो रहा था। और अब आप मुझे ये बताएं कि बाज़ार में आप जा सकते हैं, बाकी हर जगह पे जा सकते हैं, स्कूल खोलने पे पाबंदी है। इसी तरह से जो है वो यानी बाज़ार में कंधे से कंधा जो है वो लगता रहे तो वहाँ पे जो है वो कोई जो है वो नुकसान नहीं है। हाफिज़ाबाद में जलसा करें तो कोई नुकसान नहीं है। किसी जलसे को मिनिस्टर जो है वो ख़िताब करे कोई नुकसान नहीं है। वज़ीर आज़म सवाद में जलसा करे कोई नुकसान नहीं है। अगर अपोजिशन जलसे कर रही तो जनाब कोरोना आ गया। ये बिल्कुल गवर्नमेंट के जो है ये लेम एक्सक्यूज़ हैं। इससे पहले इंतहाई नाकस पॉलिसी रही है इनकी और जो इन्होंने ये लॉकडाउन और ये स्मार्ट लॉकडाउन, आप मुझे बताएं कि स्मार्ट लॉकडाउन जिस इलाके का करते हैं वो मेन रोड के ऊपर जो है वो चंद जो है वो पुलिस के लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पर लोगों को आना जाना बंद कर देते हैं। बाकी उस इलाके के जो 11 रास्ते और होते हैं इधर उधर से। राना साहब, अब यहाँ सवाल ये है कि हुकूमती हलकों की जानिब से अब ये बात की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि नून लीग का बयानिया जो है वो PDM की दीगर जमातों ने मुस्तरद कर दिया। नून लीग एक पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार होने जा रही है। आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे? नया मिसाक जो है वो आपके सामने आ जाएगा और जो पहले से वो सख्त होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये बिल्कुल हुकूमती प्रोपेगेंडा है और नया मिसाक जो होगा वो पहले से ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा फोकस्ड होगा और ज़्यादा जो है वो सख्त भी होगा। ये बिल्कुल ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसी बात नहीं है। 11 की 11 जमातें जो हैं वो जिन नकात के ऊपर मुतफिक हुई हैं वो उनके ऊपर मुतफिक है। जी, राना सनाउल्लाह साथ मौजूद है। शफात, अब यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब PDM के जलसे शुरू हुए और उसके बाद एकदम से आउट ऑफ नोवेयर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि सीन से काफ़ी अरसे से आउट थे, इसलिए बाहर गए थे कि अपने इलाज के लिए जा रहे हैं। इलाज तो हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू खिताब किया, जो खिताब किया बड़ा मुतनाज़ किस्म का खिताब किया, जिसमें उन्होंने इदारों के नाम लेना शुरू किए।
शख्सियात के नाम लेना शुरू किया और वो बड़ी मुतनाज़ किस्म की स्टेटमेंट्स देना शुरू की जो कि मुल्क के मफाद में, जिसमें इंडियन मीडिया ने बड़ा उसमें ढोल पीटा और मुल्क के मफाद में बिल्कुल वो स्टेटमेंट्स नहीं थी। तो अब पूछें इनके जो बाकी इत्तेहादी जो कि PDM में हैं कि भाई उन्होंने ये बात कर दी, आप इसको इंडोर्स करते हैं? तो वो कहते हैं नहीं। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है कि देखें, जो भी कौमी नैरेटिव है वो इंडियन मीडिया को डिसाइड नहीं करना चाहिए। वो किसको रखना है, किसको नज़दीक रखना है, किसको दूर रखना है, ये बातें हमारे डिस्कस करने की हैं। हम इंडियन मीडिया पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब की तकारीर मजे लेता है ना पे, जब इस तरह की तकारीर मतलब होती है उनका तो ये मजे काम तो है, लेते हैं। हम उन पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन मियाँ साहब की तकारीर के हवाले से अब नजर आ रहा है कि PDM में एक वाज़े रिफ्ट है, और क्या PDM में बल्कि नून लीग के अंदर अब एक वाज़े रिफ्ट नजर आ रही है। नून लीग बलोचिस्तान के साबिक सदर अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी छोड़ने की अहम वजह बताई है, और उन्होंने उनका ये कहना है कि जिस रात नवाज शरीफ की तकरीर पहली तकरीर नशर हुई थी, उसी रात उन्होंने इस ग्रोह से अलहदगी का फैसला कर लिया था। 20 तारीख को 11:30-12 बजे के करीब मुझे शायद खाकर अब्बासी साहब का फ़ोन आया और उन्होंने हुक्म दिया कि जी आपने सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को परमिट नहीं करना है, उसको बताना है कि वो स्टेज पे नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सख्त एहतजाज किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। रात को मुसद्दिक मलिक, ज़ुबैर साहब और अपना तलाल चौधरी साहब, हमारी उनके साथ मीटिंगें होती रही। वो मुझे परसुएड करते रहे कि जी ये उस मामले को आप कुछ करें, ये करें इसके बारे में। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो डायरेक्ट बेइज्जती तस्वर करेगा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी। ज़ुबैर ने वहाँ पर ये कहा जी मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, अगर मेरे साथ भी ये ट्रीटमेंट की जाती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता कि मैं ऐसी मीटिंग में ये ज़ुबैर साहब ने कहा वहाँ पे, ऐसे पार्टी में रहता। ज़ुबैर साहब ने कहा बिल्कुल। वहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब एक बहुत ही टॉप के इंटेग्रिटी के आदमी है, यू कैन आस्क हिम। वाज़े रिफ्ट नज़र आ रही है, और ये लगता ऐसा है कि सिलसिला रुकेगा नहीं। नवाज शरीफ साहब, जैसे वसीम बदामी ने एक दफ़ा हमारे शो में कहा था कि वो अपना 22 अगस्त कर चुके हैं। अब देखना यह है कि वो इस प्रेशर को उनकी पार्टी सस्टेन कर पाती है या नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं अब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। और जैसे हम रोज़ बात कर रहे थे कि आप लोग एहतियात नहीं कर रहे, और जस्ट बिकॉज आप लोग एहतियात नहीं करें केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ कल के दिन अगर देखा जाए तो 1637 जो हैं अफराद, उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, और कल के दिन में 23 अफराद कोरोना की वजह से शिफा से जान। जी जनाब, और NCOC की जानिब से जो ताज़ा दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद 7000 हो चुकी है, और सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 3,19,431 है। 24 घंटे के दौरान 31,904 टेस्ट किए गए, लेकिन मास्क अगर नहीं होगा तो ये केसेस बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल शफात। और इस वायरस से निपटने के लिए वफाकी काबीना की जो कमेटी बराए इंसदाद कोरोना ने, उसने मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का भी फैसला कर लिया है। बाज़ मार्केट्स, बाज़ारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी शफात हम देख रहे हैं कि खुलने आम की जा रही है, नोटिस लिया गया है, और जहाँ जहाँ SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी अब उन मार्केट्स और बाज़ारों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। जी जनाब, और इस सिलसिले में छापे शुरू हो चुके हैं। कल भी हमने देखा कि कराची कई इलाकों में छापे मारे गए, रेस्टोरेंट्स के ऊपर जुर्माने किए गए जो कि टाइमिंग्स की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था। लेकिन ये सब ये है ताकि अवाम महफूज रह सके। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 418 मरीज ज़ेरे इलाज है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त शफात अगर हम पाकिस्तान में देखें तो सूबा सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है कोरोना वायरस से। बड़ी हैरत की बात है, जो लॉकडाउन जो लिफ्ट किया गया था वो इस वजह से किया गया था क्योंकि जो अवाम थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दूचार थे कि जब हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कमा नहीं सकेंगे, तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन अब वही अवाम जिनके लिए लॉकडाउन को लिफ्ट किया गया था वही SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। और देखें ये SOPs अगर हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपने SOPs पे अमल दरामद करना है, आपने हाथ धोना है, आपने मास्क पहनना है, आपने फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, तो ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि हम आपकी ज़िंदगी के लिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी मैटर करती है। और शफात अब हम पहले देयर वाज अ टाइम जब हम अपना फेसबुक खोलते थे, ट्विटर देखते थे तो आसपास के इतने लोग
ट्वीट कर रहे होते थे या फेसबुक की पोस्ट लगा रहे थे कि मुझे कोरोना हो गया, ये इमीडिएट फैमिली से किसी का भी, देन देयर वाज अ टाइम जब केसेस आना रुक गए। लेकिन अब बिल्कुल वही चीज़ है, आप ट्विटर का रुख करें या फेसबुक का रुख करें, बिल्कुल वैसे ही केसेस सामने आ रहे हैं। एक्जैक्टली जी, और ये सारा मामला इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। गो के सूरत हाल अभी इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि मौसम बदल रहा है। मौसम के बदलाव के साथ, जैसे आप सबको मालूम है, ये वायरस पिछले साल दिसंबर में रिपोर्ट हुआ था, गो कि ये उससे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन दिसंबर का महीना वो था कि जब ये वायरस बाकायदा तौर पे चाइना को अपनी गिरफ्त में ले चुका था और उसके बाद से ये केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए थे। अगला दिसंबर आने को है और अब इसी बात का खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वायरस दोबारा सर उठा ले। बिल्कुल शफात, और यही कहा जा रहा था क्योंकि नवंबर में पहला जो केस रिपोर्ट हुआ था वो नवंबर में आया था और उसके बाद कहा जा रहा था कि मार्च तक जो है ये कोरोना वायरस जो है ये दम तोड़ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। खैर, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि भाई हम इतनी क्या गलती कर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में कि कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से फैलने लगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, एकदम ऐसा क्या हुआ कि कोरोना के जो केसेस हैं फिर से बढ़ने लगे? क्या ये मौसम की वजह है, मौसम की वजह से है, या फिर हम एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करें, हम इजी हो गए हैं? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजूद पे मौजूद किया। यकीनन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें एक मौसम एक फैक्टर है कि मौसम ठंड होने की वजह से वायरस के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी को ग्रो करे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आवाम की एसओपीज पे अमल ना करना है और क्लोज कॉन्टेक्ट का आना है बगैर किसी मास्क और एसओपीज के। तो आवाम की जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा है। मौसम इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन आवाम ने काफ़ी इसको मतलब बुला दिया कि कोरोना भी कोई चीज़ की हमारे यहाँ कोई था या है, तो उसको अगर आप देखें और मार्केट में जाएं या बाहर गली मोहल्ले में जाएं तो लोग। डॉक्टर सईद, मुस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में तकरीबन 16.5%, मुल्तान में 16%, मुजफ्फराबाद में 14% और गिलगित बल्तिस्तान में 15.38% है। क्या मतलब लिया जाए इसका? हमने पहले भी इस मौजूद पे बात की थी कि हमने आपको बताया था कि जो पॉकेट्स या जो पॉपुलेशन अब तक एक्सपोज नहीं हुई, जब वो एक्सपोज होती जाएगी तो अचानक एक बड़े नंबर के केसेस सामने आते जाएंगे। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमने अपनी जो कोशिशें थी वो उसमें कमी हम लेके आए और उसको उस तरह फोकस नहीं किया जो हमें एडवांटेज हासिल था शुरू में कि हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। तो लोगों ने उस पर मुसलसल अमल करना था, गवर्नमेंट ने, आवाम ने और मीडिया ने जिस तरह उसको अवेयरनेस फैलाई थी तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन उसमें काफ़ी कमी आ गई और लोगों ने उस पर अमल करना कम कर दिया, जो इस तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो केसेस हैं वो एकदम से बढ़े भी हैं। अब देखिए वैक्सीन भी मार्केट में आने वाली है और लोग काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद भी इसके बारे में। सो क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वैक्सीन कब तक आ जाएगी और हम कब तक निजात पा लेंगे कोरोना से? अच्छी खबर है कि वैक्सीन ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है और ट्रायल के अंदर है। मतलब एक तो अभी कल की खबर है कि यूएस की कंपनी ने वैक्सीन जो है वो बना ली और उन्होंने अनाउंस कर लिया फाइजर ने, लेकिन इससे पहले चाइनीज कंपनी ने वैक्सीन बना ली थी और वो पाकिस्तान में ऑलरेडी अंडर ट्रायल है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ये हौसला अफजा है। और लेकिन जब तक इसके रिजल्ट हमारे पास लोकली आते हैं और हम इस नतीजे पहुंचते कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ है और इफेक्टिव है, उसमें कुछ महीने लगेंगे। तब तक हमें चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस को कंट्रोल रखें और उसको बढ़ लेना। डॉक्टर साहब, कुछ नंबर्स बता सकेंगे कि पहले जैसे 2-3 महीने पहले आप हमारे शो में थे, आपने कहा था इस वक्त तादाद घट रही है, सिचुएशन कंट्रोल में है, इस वक्त आपके पास कितने केसेस आ रहे हैं? इस वक्त जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल बेस्ड हैं और हम सिम्टोमेटिक केसेस देख रहे हैं और ज़्यादातर 10% से ज़्यादा के नंबर्स हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में जो नंबर्स हैं वो तकरीबन सिंह के अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 7 और 8% के लगभग हैं और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो ये हमें कंट्रोल करना चाहिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ थे। 7 से 8% बता रहे हैं कि इस वक्त कराची में पॉजिटिविटी रेशो आ रही है इनके मुताबिक। गो के NCOC के आदाद शुमार इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ, इसका बात का मतलब सिर्फ एक है और वो ये कि कोरोना बढ़ रहा है और सूरत हाल
आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से स्लिप हो रही है। बिल्कुल वैक्सीन के हवाले से एक अच्छी खबर आ चुकी है। बिल्कुल जी, वैक्सीन के हवाले से अच्छी खबर आ चुकी है। जिससे कल हमने देखा कि फाइजर ने बताया है कि जो उनकी जो वैक्सीन है वो तीसरे मरहले में है और 90% इसके चांसेस हैं कि इसके जो नताइज हैं जो कि टेस्ट भी गएंगे वो मौसर आए हैं। खबर से इदारे ने फार्मा कंपनी फाइजर के हवाले से बताया है कि कोरोना वैक्सीन के फेज 3 में 90% जो नताइज हैं वो मस्बत आए हैं। और CEO अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर कहते हैं कि आज इंसानी तारीख और साइंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब देखना यह है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो वैक्सीन है, ये मार्केट में कब तक आ जाएगी और 90% जैसे इसके सक्सेस रेट हैं। तो इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वबा जैसे फूटी थी, हम कोरोना वबा पे आपसे भी बात करते रहते थे और हम यही बात करते थे कि एक वैक्सीन को मार्केट में आने में एटलीस्ट साल से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो अभी जो बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ है और ये वैक्सीन अपने तीसरे मरहले में है, पाकिस्तान में कब हम देखेंगे कि ये वैक्सीन आ जाएगी और फिर ये जो डोजेज है ये जो मुतासिर इनको हम दे सकते हैं? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अभी बहुत कबल वक्त है इसके बारे में खुशियां मनाना कि वैक्सीन डेवलप हो गई है। अभी तक ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ही हुए हैं इसके, और इसका कोई अप्रूवल अभी तक FDA ने नहीं दिया है। FDA का अप्रूवल जो है उसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। और इस वैक्सीन के साथ जो ये फाइजर बायोटेक की वैक्सीन है, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सिर्फ -80 डिग्री यानी -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखना पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। और हमारे पास तीसरी दुनिया में और पाकिस्तान में वो पूरी कोल्ड चेन है ही नहीं जो इस तरह की वैक्सीन को ले सकें और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, अस्पताल पहुंचा सकें, पेशेंट्स को दे सकें, और फिर दो डोजेस देने पड़ते हैं इसके 3 हफ्ते बाद। तो ये बहुत आसान नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला जो है, ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान के लिए और तीसरी दुनिया के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी वैक्सीन जो डेवलप हो रही हैं इस वक्त और जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, 2 अलग अलग कंपनी हैं चाइनीज जो कि कर रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है जो इस वैक्सीन के साथ मौजूद है। दूसरा ये है कि ये पता नहीं इस वैक्सीन का कि ये कितने दिन तक ये प्रोटेक्शन देती है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, इसका कोई डेटा अभी तक नहीं है। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में, और मेरे ख्याल से ये ट्रम्प साहब की फलसफा था कि जल्द से जल्द अनाउंस करो, तो इस वजह से ये अनाउंस कर दिया गया। तकरीबन 12 कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल जिनके हो चुके हैं, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो रहे हैं, लाखों लोगों पे कामयाबी से ट्राई की गई हैं, और उनमें ये मसाइल नहीं है जो इस वैक्सीन के साथ मसला है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ममालिक ने वैक्सीन के बगैर ही कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, और वायरस पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन वायरस अब इररेलेवेंट है उन ममालिक में। पाकिस्तान में क्या ऐसा आप मामला देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद महीनों या सालों में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि वायरस इररेलेवेंट हो जाए? बात यह है कि जो ज़्यादातर ममालिक ने इस तरह की कामयाबी हासिल की है, जैसे न्यूजीलैंड है, चाइना है, ताइवान है और स्वीडन वगैरह, इस तरह के जो ममालिक हैं उन्होंने सख्ती से कुछ SOPs को फॉलो किया है। और पाकिस्तान में भी बहुत सूरत हाल दुनिया के दूसरे ममालिक से, मसलन हिंदुस्तान, बरतानिया, अमेरिका वगैरह से बहुत बेहतर रही है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं। ये जो कि इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं रहे, वो तो जब सिचुएशन पैदा होगी, जब इम्यूनिटी आम हो जाएगी और ये जो है ये 70-80% लोग इसमें मुब्तला हो जाएंगे, तो वो तो अभी कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि ये वो सिचुएशन खुदा ना करे ये आए, क्योंकि इसमें जो डेथ रेट है वो खासा है। और अगर आप 80% पॉपुलेशन को यानी 18-20 करोड़ को इसमें इन्वॉल्व करके और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसमें तो बहुत जानी नुकसान हो जाएगा। हमारे लिए जो रास्ता है वो यही एक ही रास्ता है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है अभी, और वैक्सीन जो है अगले साल अप्रैल, मई, जून से पहले आने की उम्मीद नहीं है। तो अभी अगले 6, 7, 8 महीने तक वो सिर्फ एक रास्ता है, वो यही है कि जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उनको सख्ती से फॉलो किया जाए, SOPs पे अमल किया जाए। और क्योंकि ये भी पता नहीं जो ये फाइजर की वैक्सीन जो डेवलप हो रही है ये किस प्राइस में मुहैया होगी, किन ममालिक में मुहैया होगी। बरतानिया ने तो अभी से कोई 40 करोड़ डोजेस जो है। डॉक्टर साहब, क्योंकि यही बात है, हमने देखा पाकिस्तान में वो तमाम तरह अद्वियात जो कि किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रही थी कोरोना के पेशेंट्स को, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। सो अगर जब ये वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाती है तो वैसे क्या सोचा जा रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इनकी प्राइस कितनी होगी? जी, ये अब डिपेंड करता है कि ये वैक्सीन जो है
ये किस प्राइस में पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है और कौन सी कंपनियां यहाँ इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए जो चाइनीज ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, और 2 चाइनीज कंपनी ट्रायल्स कर रही हैं, एक जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज और इंडस हॉस्पिटल मिलकर, और दूसरा NIH इस्लामाबाद में और दूसरी कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ मिलकर ये 2 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। उनके साथ पहले से अरेंजमेंट हो गया है कि ये मुनासिब दाम में पाकिस्तान को अवेलेबल होंगी जब ये कंप्लीट होके और ये आ जाती हैं। तो उन्हीं ममालिक को प्रेफर किया जाएगा जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं या जिन्होंने किसी हद तक फंड किया है वैक्सीन डेवलपमेट में। तो पाकिस्तान भी इस मामले में पेश रहा है। वन लास्ट रियली क्विक क्वेश्चन, जो पाकिस्तान में जिस वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं, क्या उसके लिए भी उसी नौइयत की कोल्ड चेन दरकार है जो फाइजर कंपनी के लिए चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल यही तो फायदा है इन ट्रायल्स का कि जो चाइनीज कंपनी के साथ जो ट्रायल हो रहे हैं, कैंसिनो बायो और सिनोफार्म, उसमें इस तरह की कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल जिस तरह वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो बहुत ज्यादा सूटेबल होगी पाकिस्तान के लिए और मुनासिब दामों में मिलेगी भी यहाँ। तो उसी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। अब पाकिस्तान में जिस वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं वो उस वैक्सीन को उस नौइयत की रेफ्रिजरेशन या कोल्ड चेन दरकार नहीं है जो स्टोरेज होती है बेसिकली। जी हाँ, जो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइजर नामी कंपनी की वैक्सीन को दरकार है। तो इसका मतलब है, जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब के मुताबिक, हमें अपनी वैक्सीन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट दिस वैक्सीन। बिल्कुल शफात, क्योंकि अभी इस वैक्सीन के पाकिस्तान में आने की भी टाइम है, फिर वो किस किस कीमत पर मुयसर होगी ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर 90% चांसेस हैं कि जी, और जो अभी देखा गया है, जो टेस्ट किए गए हैं, तो 90% सक्सेस रेट है, लेकिन 10% फिर भी चांस है कि ये आप पर काम नहीं करेगी। और कैसे जैसे अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ने अभी ट्वीट भी किया है और उन्होंने स्पेसिफिकली US और FDA को टैग करते हुए बोला कि जी मेरे तो ये वैक्सीन इसलिए अनाउंस पहले नहीं की गई कि कहीं मैं इलेक्शन जीत ना जाऊँ। तो आप देखें, ट्रंप बीइंग ट्रंप, तो जनाब ट्रंप साहब को व्हाइट हाउस में थोड़ा ही दिन रह गए। होपफुली अब हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका से कुछ अच्छी खबरें, मुस्बत खबरें आना। लेकिन शफात, मैं इनको फॉलो करना नहीं छोड़ूंगी, ये बहुत एंटरटेन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आए दिन बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करते हैं, जो कि सिर्फ अशिया खुरनोश तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो तमाम तर चीज़ें जो अपने आसपास देखते हैं उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और शफात, अगर हम ऑटोमोबाइल्स के हवाले से बात करें तो उनकी भी गाड़ियों की कीमतें कितनी बढ़ गई है। मतलब वो गाड़ी, मदिया, हमने वादा किया था कि हम जहां पे सब्जियों की और अजनास की कीमतों पे बात कर रहे हैं, हम गाड़ी की कीमतों पर भी बात करेंगे। हम सब चीज़ों पे बात करेंगे बेसिकली। और गाड़ी की कीमतें गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जिस तरह से बढ़ी हैं, ये समझ में ना आने वाला मामला है। गैर मामूली इजाफा है गाड़ियों की कीमतों में, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जब डॉलर ने एस्केलेट करना शुरू किया, गाड़ियों की, उनके स्पेयर पार्ट्स की, उनकी ख़रीद, उनकी फ़रोख्त, हर चीज़ अब एक मसला बनी हुई है। वो छोटी गाड़ी जो कि 10 से 12 लाख की थी, वो 15 से 18 लाख चली गई है। जो गाड़ी 15 से 20 लाख की थी, वो 25 से 31 लाख तक चली गई है सिर्फ चंद माह के अंदर। और जो गाड़ी 31 लाख की थी वो अब 47 लाख की होगी। वे तो मुसलसल जो कीमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। जो गाड़ियाँ बनाने वाली बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि वो गैर मुल्की हैं और वो अपने हिसाब से चलती हैं, ये कंपनियां वैसे तो पहले भी बिलावजह कीमतों में इजाफा करती थी और अभी कोरोना के दौरान बंद कारोबार की कसर निकाल रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से दरामदी पॉलिसी सख्त करने और इम्पोर्ट्स पर टैक्स बढ़ाने के बायस जो दूसरे ममालिक से जो वैसे भी जो गाड़ियाँ आती थी उनकी तादाद भी कम होगी, लेकिन जो यहाँ पर भी गाड़ियाँ बन रही हैं उनकी कीमतें भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये क्या रीज़न बनी है कि गाड़ियों की कीमत बजाय कि चले 1 या 2 लाख तो समझ में आती हैं, 10-10 लाख गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 साल में गाड़ी की कीमत डबल हो गई है तो गलत नहीं होगा? गलत नहीं होगा। बात देखें ये है कि हम आज तक जो है ना वो ट्रेडर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए। हमारी बदनसीबी रही कि ख़ासकर ये जो 3 बड़ी प्लेयर्स हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, ये पिछले 35 साल से ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और
मेरा ख्याल है कि 35 साल तो बहुत दूर की बात है। अगर ये चाहते, क्योंकि डिलीशन प्रोग्राम पे जब साइन किया था इन्होंने 80s के अंदर, ख़ासकर सुजुकी ने, तो उसमें ये लिखा था कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी और हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, बल्कि कुछ माहिदे तो ऐसे थे कि जो पार्ट्स ये जापानीज़ कंपनी मंगाएंगी वो जापान से ही मंगाएंगी। अब वो भी ख़त्म करके दुनिया के 8 ममालिक से जो है वो मुख्तलिफ CKDs, SKDs, असेंबलीज़, और मतलब क्या कुछ हमें घटिया क्वालिटी की जो उस पर चीज़ें लग रही हैं, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, ना कोई प्राइस के ऊपर हम बात कर सकते हैं, ना हम कोई एक्सपोर्ट की बात कर सकते हैं। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि अगर हम बहुत पीछे ना जाएं तो 2 साल में गाड़ियों की कीमतें हम डबल कह सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन इस प्राइस में भी गाड़ी मौजूद नहीं है। आपको हैरानगी होगी अगर आपने फॉर्चूनर लेनी है जिसकी कीमत 2 साल में डबल हो गई है, यानी 46 लाख की गाड़ी 86 लाख की हो गई है, उस पर 12 लाख रुपए ऑन चल रहा है। अच्छा, ऑन लफ्ज़ तो बहुत अच्छा है, ब्लैक मार्केटिंग असली ब्लैक। 1800 सीसी गाड़ी में भी तो तकरीबन 4-4, 5-5 लाख जनाब, ऑन चल रहा आपकी है। गारंटी के ऊपर 5 लाख रुपए ऑन चल रहा है। आपकी सुजुकी की जो अच्छा, छोटी मैं चाहूंगा कि अगर आप किसी ब्रांड के नाम ना लें तो वो क्यों ना लें, आप ना लें, देखें मैं आप सिर्फ ना लें, एक आपकी पॉइंट पॉलिसी होगी। मैं एज एक पाकिस्तानी, एक मोटर डीलर्स को, ऑल पाकिस्तान को मैं वो करता हूं, तो मैं इन जनरल बात करते हैं। ओवरऑल इंपोर्ट बैन होने के बाद हमने देखा है कि जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में अब मनमाना इजाफा है। पहले इसलिए इजाफा किया गया क्योंकि डॉलर चढ़ गया, डॉलर पिछले 2 माह में 9 रुपए गिर गया, लेकिन इजाफा वापस नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? देखें, यही एक अलमिया है। हम इस मौजूदा हुकूमत से क्या कह रहे हैं? चले जी, असल में होता क्या है कि ये जो 3 कंपनी जो माफिया है ना, ये इतना स्ट्रांग है कि जब इनको लगता है कि जी डॉलर नीचे आ रहा है तो अब येन की बात कर रहे हैं कि नहीं जी देखें हम येन में अपनी सारी गाड़ियों के पार्ट्स मंगाते हैं। अच्छा, जापान से तो आते नहीं हैं, वो आते हैं थाईलैंड से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, और बला बला बहुत सारी। तो वहाँ येन कहाँ से आ गया? तो इस वक्त फोकस करने का है। मैं आपको एक सेकंड एक केस के बारे में बताता हूँ। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने जो इन्होंने स्टे लिए हुए थे, उन तमाम स्टे को ख़त्म करके CCP जो एक हमारा इदारा है प्राइस के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से, वो उसको गो हेड कर दिया है उन्होंने, और तमाम स्टे जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने लिए हुए थे वो ख़त्म करके CCP को कहा है कि आप फौरी तौर पर ये तहकीकात करें कि इनके प्राइस क्यों बढ़े हैं, इनकी क्वालिटी क्यों घटिया है, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड ज़ीरो है। और बहुत अच्छी गाड़ियाँ जो हम लेते हैं उसके तो जो अच्छा, डिज़ाइन हुई एयर बैग्स ही नहीं खुलते उसके नहीं तो। नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से होगा? आपने एयरबैग लगाना है तो फरमाइशी प्रोग्राम होगा, आप बताएंगे और वो आपसे 3,20,000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। जबकि जापान की आप 20 साल पुरानी गाड़ी लें तो कम से कम 2 एयरबैग लगे हुए मिलेंगे, और वो गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा? मतलब जो गाड़ियाँ हम तकरीबन 27-30 लाख की ले रहे होते हैं, और आपको पता है मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रही हूँ, मैं 30 लाख कह रही हूँ, ठीक है, तो उसमें भी हम एयर बैग्स ऐसे नहीं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो एयर बैग्स कभी खुलते ही नहीं हमारे है। मुल्क में एक बड़ा इदारा है EDP, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। वो क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि वो आवाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें इनसे बनवाए और हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा करें। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि EDP इदारा जो है वो लोकल असम्बलरों के वहाँ पे बैठा हुआ है, और बल्कि लोकल असम्बलरों के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत से भी तनख्वाह ले रहे हैं और इन 3, 4, 5 कंपनियों से भी जो है तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन इनकी फेवर के अंदर पॉलिसियाँ बन रही हैं। अच्छा, बदनसीबी देखें बहुत सारी क्या है कि कंपटीशन नहीं है। जिस मुल्क में हर चीज़ के अंदर अगर कंपटीशन नहीं होगा तो यही होगा जो ये 3 असेंबली माफिया पुराने कर रहे हैं। अब बाहर से गाड़ियाँ नहीं आ रही। एक पॉलिसी के तहत एक SRO 52-1 2019 15 जनवरी को ये आया था। उसकी स्पीड ये थी कि जो बाहर से गाड़ी लाएगा वो डॉलर ड्यूटी भी लाएगा। अब वो बड़ी मुश्किल से, वो जो हमारा समंदर पार पाकिस्तानी है वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी भेजता है। अब उसके ऊपर ये भी वज़न डाल दिया गया कि वो डॉलर का भी इंतज़ाम करें। अच्छा, ये देखिए ना, जब ये गाड़ी आती थी तो इनके प्राइस बढ़ने में ज़रा सी देर लगती थी, इनको जवाब देना पड़ता था कंपटीशन के लिए। सालाना 80,000 गाड़ियाँ आती थी। 2018 में 84,000 गाड़ियाँ आई हैं और 100 अरब हुकूमत को रेवेन्यू मिला है। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत की क्या साहब इसमें एक वजह भी है ना। देखिए, वो सारा मामला था हवाला और हुंडी, यानी नॉन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वो काम हो रहा था। जो गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही थी, जो गाड़ियाँ जापान से
पुरानी गाड़ियां लाई जा रही थी। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री लेकिन अगर आज भी इंपोर्ट खोल दी जाए तो क्या इन गाड़ियों की कीमतें वापस? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पहले भी जो गाड़ी आ रही थी वो TR बैगेज और गिफ्ट के तहत आ रही थी, वो डायरेक्ट इंपोर्ट कमर्शियल अलाउड नहीं थी, वो समंदर पर पाकिस्तानी भेजते थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम के तहत आती थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम के ऊपर मोहर मारी हुई थी, वो समंदर पर पाकिस्तानी भेजते थे, तो कोई ये हवाले का मसला नहीं था, कोई हुंडी का मसला नहीं था। हाँ, हम ड्यूटीज पाकिस्तानी रुपीस में हम देते थे। आप 24,000 आइटम मंगाते हैं दुनिया के पाकिस्तान में और सबकी ड्यूटी आप पाकिस्तानी रुपीस में देते हैं, और अब आप ये 2 साल और खासकर 1 साल से आप ये कह रहे हैं कि जी गाड़ी आएगी तो डॉलर में ड्यूटी देनी है। क्यों? ये क्यों इस तरह का आपने बर्ताव? आज भी अगर इंपोर्ट खुल जाए तो जी कमर्शियल इंपोर्ट खोल दें और तो इनके सबके दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। और दूसरा बात यह है कि आपने बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस दी, वो कंपनी आ भी गई, वो भी इन 3 जो पुराने प्लेयर्स है उनके रंगों में रंग गई है। आपने नाम लेने का मना किया है, मना मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी कंपनियां हैं जो चाइना की हैं, आप बैठना भी पसंद ना करें, 2-2 लाख रुपया ऑन है और 8-8 महीने का टाइम दे रहे हैं आप। तो हुकूमत भाई अहमद अजहर साहब को वैसे मुझे लगता है कि ये जो 8-8 महीने का जो टाइम मिल रहा है ना, ये तो ओन की वजह से ही है। ये असल बात यही है। देखिए अहमद अजहर साहब को एक बहुत अच्छी जगह पे भेजा गया, इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन का उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। हमारी ये तवक्कुआत थी कि वो आके बहुत ज़्यादा इनके ऊपर देखेंगे और फोकस करेंगे, लेकिन वो खामोश बैठे हैं। हमको एक वजारत मिल गई, वो बिल्कुल खामोश बैठे। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से कि मेहरबानी करके हमें कमर्शियल गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दें। हमारे मुल्क की आबादी आज से 30 साल पहले वाली नहीं है। आज हमारे मुल्क की आबादी 25-30 करोड़ से ऊपर है। आप आवाम को चॉइस दें, आवाम को चॉइस मिलनी बहुत ज़रूरी है और कमर्शियल इंपोर्ट होना बहुत शुक्रिया जी। अजम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस हवाले से बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जिसके बाद मेरे ख्याल में सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाती है कि किस तरह से अब गाड़ियों की कीमतों में मोनोपोली चल रही है। अच्छा बात, बहुत सारी ख़वातीन हमें देख रही होंगी, आई एम श्योर कि उनको नहीं पता होगा जी ओन क्या होता है। तो जब आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो गाड़ी आपको फ़ौरन शोरूम नहीं देता, शोरूम कहता है जी ये तो गाड़ी मंगवानी पड़ेगी, तो गाड़ी के आने में तकरीबन कम से कम 6 से 7 माह तो दरकार है। लेकिन आप बोले नहीं जी हमें तो बड़ी ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ओन पे ले सकते हैं, फिर आपको एक ओन मनी देनी पड़ती है जिससे आप गाड़ी फ़ौरन ख़रीद सकते हैं। तो फिर मजबूरी का नाम है शुक्रिया, तो मेरा मतलब है मजबूरी का नाम है ओन। तो फिर उसमें आपको तकरीबन छोटी गाड़ी पे 2 से 3 लाख और बड़ी गाड़ी पे तो 7-8 लाख रुपए। जितना गुड़ उतना मीठा जी। और वो गाड़ियां जो 80-85 लाख रुपए की थी वो 4-4 साढ़े 4 करोड़ रुपए की हो गई हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन खैर ये तो हैं अमीरों के मसाइल, लेकिन जो ज़्यादा 4 करोड़ की गाड़ी गरीब आदमी थोड़ी लेना। जो गरीबों के मसाइल हैं उसके लिए भी हुकूमत कुछ सोच रही है, मतलब आपको तो पता ही होगा। और वो है जनाब के बचत बाजार लगाए जा रहे हैं, और बचत बाजार इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, ख़ासतौर पर जो फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन है, वो कोई 12 से 15% तक इजाफा उसमें देखने में आ रहा है। तो इस वजह से अब बचत बाजार लगा के इस मामले को कंट्रोल किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो अवाम है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर बचत बाजार, जैसे शफात बता रहे थे कि वो लगाए जाएंगे और वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि चीज़ें कम से कम नर्ख पे वहाँ पर अवेलेबल हों और दीगर बाजार की निस्बत इंसाफ सस्ता बाजार में 10% सस्ते नर्ख पर दाल, चावल, सब्जियाँ और जो दीगर अशियाँ हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। और साथ साथ पेशावर की जो ज़िला इंतज़ामिया ने प्राइस कंट्रोल लिस्ट भी है वो वहाँ पर आवेज़ा की हुई है ताकि जो लोग हैं उनको इस हवाले से मुश्किलात ना हो। इसी हवाले से कामरान बंगश हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया कामरान, में वक्त देने के लिए। बताइएगा कि कितने बचत बाजार कायम किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और इनका दायरा कब तक मजीद वसी किया जाएगा? जी, ये जो महंगाई की एक लहर उठी है उसको काउंटर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं, जिसमें यकीनन रेड्स भी हुए हैं, यूनिट्स को भी, शॉप्स को भी सील किया गया है। जो आड़ती जो एक बोली का सिस्टम होता है उसमें भी हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने वो ख़ुद मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि इंसाफ सस्ता बाज़ार कायम किए जाएं और उसके साथ साथ किसान मंडियां और जो एक किसान दोस्त प्रोग्राम वो उसका आगाज़ भी हो चुका है। तो ये टोटल अभी तक 16 बाज़ार कायम हो चुके हैं, हर डिविज़नल हेडक्वार्टर में 2, यानी 6 डिविज़नल हेडक्वार्टर्स में 2-2 और पेशावर डिवीज़न में जो पेशावर का डिविज़नल हेडक्वार्टर है उसमें 4। तो इसका टोटल जो है वो 16 बने। इसकी अफादियत को देखकर और इसकी जो लोगों को एंड जो यूज़र्स हैं हमारे उनको फ़ायदे को देखकर हम इसको मज़े। अच्छा कामरान, ये बताएगा कि जो सरकारी बाज़ार में जो अशिया बरामद होती, मतलब जो अशिया वहाँ पर मौजूद होती हैं, क्या उसी प्राइस पे
ये दस्तयाब होंगी सस्ता बाज़ार में भी, और आप इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि वाफर मिकदार में यहाँ पर चीज़ें मौजूद हों? जो आटे और चीनी की अगर हम बात करें तो वो ओपन मार्केट में डीलर्स को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सस्ते रेटों पर प्रोवाइड कर रही है, जिसमें 20 किलो का आटा आपको 860 रुपये मिलेगा, 860 रुपये में मिलेगा, और इसी तरह चीनी की भी सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं। यही सेम एनोलॉजी इन सस्ता बाज़ार में भी है, लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे लोगों को एक्सेस ज़्यादा होगी। हमने कोशिश की है कि ये आबादी के दरमियान हम लगा लें, उन बाज़ार से थोड़ा सा दूर, ताकि लोगों को घरों की दहलीज के ऊपर ये फ़ायदा पहुँच सके, और एक मार्केट में भी बैलेंस क्रिएट हो जाए कि जो ओपन मार्केट है उनको भी लगे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है एक सस्ते रेट पर, तो उनको भी एक कंपटीशन भी मिले और एक बैलेंस क्रिएट हो। तो ये यकीनन ओपन मार्केट से कम होंगी और सरकारी नरखों पे सारी जो रोज़मर्रा अशिया खुर्द नोश है वो अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बंगश हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाखबर सवेरा का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे गाड़ियों की कीमतों से मुताल्लिक और खैबर पख्तूनख्वा में लगाए गए बचत बाज़ारों से मुताल्लिक, लेकिन अब एक और मसला है जनाब, और वो है कि ये मौसम है शादियों का, क्योंकि मौसम जो है वो ज़रा तकरीबात के लिए सूटेबल है। तो शादी की जो के मौसम के दौरान अब मसला ये है कि कोरोना वायरस फैल रहा है। बिल्कुल शफात, और सिर्फ ये नहीं कि इस मौसम में शादियां तो होती ही हैं, लेकिन पिछले दिनों क्योंकि शादी हॉल्स बंद थे और कोरोना की वजह से पब्लिक गैदरिंग्स पे पाबंदी थी, तो वो लोग जिनकी शादियां होनी थी या तो उन्होंने इंटीमेट जो है वेडिंग्स जो कि घर में होती है बड़े कम लोगों के साथ, या तो उन्होंने वो की, या उन्होंने इंतज़ार किया कि नहीं भाई नहीं, हम तो धूम धड़ाके से शादी करेंगे, तो इंशाल्लाह आने दो जी नवंबर दिसंबर और जनवरी। लेकिन जैसे नवंबर दिसंबर और जनवरी आया तो साथ में कोरोना भी वापस आ गया जी। और अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से कुछ संजीदा इकदाम उठा रही है। हल्के बुल्के SOPs तो आ गए हैं, लेकिन शादी हॉल मालिकान जो हैं उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। साथ ही ज़रा कराची शहर की खूबसूरती से मुताल्लिक कुछ खबरें भी शामिल करेंगे, मगर मदीहा इस सबसे पहले क्या एक चीज़ है जिसके बगैर हम शो का आगाज़ नहीं कर सकते। शफात, इस पे तो हमें क्विज़ भी रखना चाहिए और आवाम से हमें क्विज़ करना चाहिए कि आप बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके बगैर हम शो का बाकायदा आगाज़ नहीं कर सकते। वो देखो वो अंकल फिर जो है ना वो दीवार में जो है टकरे मारे हैं कि शो शुरू करो शुरू करो। अच्छा यार करते हैं, टेंशन किस बात की है, टॉप स्टोरी सुनाते फिर शो शुरू करते हैं। जैसे ये जो आखिरी आपने खबर सुनाई है ये मेरे दिल के बड़े करीब हो गई है, लेकिन हम इस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ज़रा बात करते हैं जनाब एक बहुत बड़े अवामी मसले की, और वो है कि बहुत सारे लोगों के शादी के कार्ड छप चुके हैं, शादी के ड्रेसेस ख़रीदे जा चुके हैं, मेहमानों को दावतनामे भेजे जा चुके हैं, और अब मामला ये है कि हुकूमत जो है वो शादी हॉल्स के ऊपर अब ज़रा सख्ती करने लगी। बिल्कुल शफात, और लोगों ने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट भी कर दी है शादी हॉल्स के, लेकिन हुकूमत ने कहा कि जी इंडोर शादियां तो होंगी नहीं। अगर आप लोगों ने शादियां करनी है तो आपको करनी है आउटडोर, ताकि कोरोना की रिस्क को कम किया जा सके। और हुकूमत के मुताबिक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी होगी। ताम हॉल मालिकान ने इस पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की शादी हॉल को बंद करके ओपन एरियाज इवेंट की हिदायत काबिल कबूल नहीं है। शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक पहले ही उनके कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, मज़ीद खसारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और अगर जो हुकूमत है उसने फ़ैसला वापस ना लिया तो मामलात आगे भी जा सकते हैं। अवाम का क्या कहना है इस हवाले से, बल्कि इनफैक्ट शादी हॉल मालिकान का क्या कहना है इस हवाले से, हमने उनसे बात की, आपके साथ भी शेयर करते हैं। शादी हॉल बंद से 54 लोगों के घर का चूल्हा फौरन स्टॉप हो जाता है। उसमें गोल्ड मार्केट है, उसमें फर्नीचर मार्केट है, उसमें कपड़े की मार्केट है, उसमें जूते का मार्केट है, उसमें कॉस्मेटिक है, उसमें दर्जी है, उसमें प्लम्बर। एक शादी जब घर में अरेंज होती है तो घर में मिस्त्री तक पहुंच जाता है, जो दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है उसकी रोजी भी खुल जाती है। जब शादी हाल बंद हो जाता है वो मजदूर भी अपने घर बैठ जाता है। कोई भी फैसला आप करें, अल्लाह की तरफ से आफत आ गई है तो इसको अच्छे तरीके से अल्लाह से मदद मांगें और किसी का रिस्क बंद ना करें। अगर ये शादी हाल बंद कर दें तो हम लोग जो है, खुसूसन जो मुलाजिम लोग हैं, हमारे लिए बड़ी परेशानी होगी और हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर हम घर पे नहीं जाएंगे। हम फिर जहाँ इमरान साहब बैठे हुए थे, खान साहब बैठे हुए थे, वहाँ जाके बैठेंगे अब, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गया। पिछले 6 माह में हमने जो कर्जा उठाया है वो हमें ही पता हमने किस तरह निज़ाम चलाया है। अब वो 6 माह का मुश्किल हमने जो है ना 2 महीने लगाए थे
1.5 महीना लगाया था और 1.5 महीने के ऊपर इन्होंने फिर हमारे ऊपर ऑफर डाल दिया है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे जनरल भी है शफात, और बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता है होता है इन बैंक्वेट हॉल से। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के सदर शारिक मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शारिक साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताएगा कुछ इन लॉकडाउन के जो भी स्पेसिफिकली पिछले कुछ महीनों में मेरा भी इत्तेफाक हुआ शादी हॉल्स में जाने का, और वहाँ पे समहाउ मुझे ये लगता है कि नहीं, और जो मैंने देखा कि कंट्रोल नहीं कर सके आप क्राउड अपना, बहुत सारी जगहों पे ऐसी सिचुएशन थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जब आप हमारे गेट से एंटर होते हैं तो आपको बगैर मास्क के कोई अंदर आने नहीं देता, आपके बगैर सैनिटाइज हाथ किए बगैर आपको अंदर आने नहीं देता। लेकिन जो अंदर जाके आपस में गले मिल लेते हैं उनका नहीं, इसके लिए हमने खुसूसी रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं और हमारी इंतज़ामिया को जो है अच्छी तरीके से गाइड किया हुआ है कि कोई हाथ ना मिलाए, एक दूसरे से गले ना मिले, कोई गैदर ना हो। इस सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ हमारी मुशावरत हुई तो गवर्नमेंट ने हमारी इस वक्त बूफे सर्विस भी मुअत्तल करके और हमें टेबल सर्विस पे कर दिया है। तो अब ये टेबल सर्विस हो रही है तो इस पर कोई आवाम गैदर नहीं हो रही। पहले हम 10 से 12 अफराद की एक टेबल पे जो है चेयर्स लगाते थे, अब हमने उसको महदूद कर दिया 4 अफराद पे, और टेबल सर्विस हो रही है तो लोग गैदर हो नहीं सकते। अच्छा शारिक, एक बड़ा कराची के हवाले से पहले बात करते हैं। बहुत सारे मैरिज लॉन्स जो हैं वो मार्कीज में कन्वर्ट हो गए, आउटडोर से इंडोर की तरफ चले गए हैं। क्या ऐसा को पॉसिबल है कि आपकी जो मार्कीज हैं जिनमें मिसाल के तौर पे 1000 बंदे की कैपेसिटी है, अगर उसको आप रिड्यूस करके 200 बंदे पे ले जाएं तो हुकूमत की एसओपीज जो हैं वो वायलेट? नहीं, हुकूमत की एसओपीज वायलेट तो नहीं होंगी, पर हमारा मुतालबा यही है कि हम अपनी कैनोपीज जो हमने इंडोर प्रोग्राम्स के लिए की थी वो हम क्यों हटाएं। आप अगर आउटडोर प्रोग्राम्स पे इजाज़त दे रहे हैं 1000 अफराद तक की, तो इंडोर प्रोग्राम्स पे आपको 200-300 अफराद पे क्या मुश्किलात आ रही हैं। अगर एक मिसाल है मैं आपको बताऊं, अगर आप जैसे आउटडोर प्रोग्राम जो हैं इस पे आप कह रहे हैं कि ऊपर कोई शामियाना ना हो, ठीक है, तो आपके ऊपर ओस गिरती है, शबनम गिरती है, आगे आ रहा है ठंड का मौसम, नवंबर दिसंबर ठंड है, इस पे आप लोगों को नमूनिया जो है ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है। तो नमूनिया वालों को ये कोरोना ज़्यादा जल्दी असर करता है, ना कि जिसके ये शेड्स लगे हुए हैं उस पर तो कोरोना नहीं पकड़ सकता। 200-300 अफराद पे ज्यादा फैलेगा, 1000 अफराद पे या ज्यादा कम फैलेगा। तो आपकी जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई है? हमारी जानिब से तो यही यकीन दहानी कराई गई है कि जी देखिए, हम आपकी शादी जो एसओपीज है इस पे भरपूर उतर रहे हैं, और मैं पर्सनल खुद बजाते खुद हर रोज की बुनियाद पे हर इलाके पे एक सर्वे खुद करता हूँ, जिस पे मैंने 1-2 हॉल वालों को कुछ जुर्माने भी किए हैं। अच्छा, आप खुद भी जुर्माने कर? जी, मैं एक ही शादी जुर्माने मैं दोबारा कभी मोड़ के नहीं गई क्योंकि सूरत हाल बहुत खराब है, बाहर कोई लोग मैं बिल्कुल खुद जुर्माने भी करता हूँ और खुद जो है सर्वे भी करता हूँ डेली की बेसिस पे। मेरा 8 से 10 जो हमारा टाइम है फंक्शन का टाइम, इस पे डेली की बुनियाद पे समझे मैं विजिट्स करता हूँ। इट्स वेरी गुड। अच्छा शारिक, मुझे थोड़ा सा सिर्फ कराची की हद तक बात करें, क्या वॉल्यूम है इंडस्ट्री का, कितने पैसे और कितने अफराद का रोजगार वाबस्ता है इससे? ये तकरीबन देखिए, अगर सिर्फ हमारी बात करें तो हमारे पास 10 से 12 लाख अफराद बनते हैं। अगर आप इससे सिर्फ कराची में 10 से 12 लाख अफराद? जी बिल्कुल। हमारे एक हॉल में कम से कम 12 से 14 लोग सिर्फ वेटर्स होते हैं, इसके बाद 2 जनरेटर ऑपरेटर्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रिक टेक्नीशियंस होते हैं, 2 मैनेजर्स होते हैं, 2 हेड वेटर्स होते हैं। ये तकरीबन 20-22 अफराद की, तो एक छोटे से छोटे हॉल में इतना क्रू होता है, इतना क्रू होता है हमारा। ये कम से कम इसकी जो तादाद है वो 700 से 800 है। सही। एक हॉल के साथ जो एक हॉल पे तकरीबन 20 से 25 अफराद का लोगों का रोजगार है। इसके बाद जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें फ्लावर वाले हैं, रेंटा कार वाले हैं, मूवी फोटोग्राफरी वाले हैं, ऐसे दीगर पता नहीं कितने शोबाजात हैं, जो पार्लर वाले हैं, इनके लिए भी अब मसला बनता है कि पार्लर कैसे चलेगा, जब कोई शादियां नहीं होंगी तो पार्लर्स कैसे चलेंगे। तो ये काफी सारी अलाइड इंडस्ट्रीज है। इसके साथ क्या हो सकता है ऐसा मुतालबा या ऐसा बैलेंस हो सकता है कि आपके मुतालबात भी पूरे हो जाएं और गवर्नमेंट भी सैटिस्फाई? गवर्नमेंट को देखें यही बयान देना चाहते हैं और यही हमारा पैगाम है कि देखें हमारे साथ, और अगर आपको कोई और अच्छी डेडलाइन देनी है, अच्छी हमसे सख्ती करवानी, हम पे करवाएं, हम राजी हैं। हमारे डेली की बुनियाद पे किसी ना किसी इलाके में ACDCs विजिट भी करते हैं, तो काफी सारे हॉल उन्होंने बहुत चंद एक शराइत पे जो है उन्होंने सील किए, जैसे कि भाई खाने के वक्त मास्क क्यों नहीं। अब खाने के वक्त तो मास्क नहीं पहना सकते गेस्ट को, अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अभी भी ऐसा है कि टेबल्स पे खाना लगा होता है, व्हाई नॉट जिस राउंड टेबल पे वो गेस्ट बैठे हुए हैं उसी टेबल पे सर्व कर दीजिए, ताकि वो एक जगह जो जमघटा लगने का डर, उसी टेबल पे खाना देना है। अब बूफे अलाउड नहीं है, बूफे जो एक नॉर्मल पहले लगता था वो अलाउड नहीं और है। ये कब से हुआ है? ये तकरीबन हमें 15 सितंबर से, जब से हमने खोला है, जब से ही चल रहा है।
ये बात ये मुतालबा किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अब हुकूमत इस हवाले से बात कर रही है और शादी हॉल्स को वो ज़्यादा रिलैक्सेशन देने के मूड में नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत अपने मामलात इन्फोर्स करती है और शादी हॉल्स को बंद करती है, आपको क्या लगता है? नहीं, हम इस फैसले को फिलहाल मुस्तरद करते हैं और हम अपने शादी हॉल इंशाल्लाह बंद नहीं करेंगे। चलिए, साथ में ये भी उम्मीद की जाती है कि फिर आप SOPs पे अमल दरामद भी कराएं, क्योंकि जैसे भी आपने बयान किया, मैं किसी एक अच्छी शादी हॉल में गई थी शफात, लेकिन वहाँ पे ये था कि बुफे सिस्टम पूरा था और ये भी अक्टूबर में अटेंड की थी। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अब नहीं जाऊँगी, क्योंकि अपनी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है और ये लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब आप किसी के अच्छे खुशी के मौके पर जा रहे होते हैं तो खुदारा आप लोग SOPs पे अमल दरामद। अब जो शादी हॉल्स वाले हैं ये भी अंदर आके इवेंट्स में अंदर घुस के आपको नहीं कह सकते कि मास्क पहने, और खवातीन भी नहीं जा सकते, तो ये आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सारी जिम्मेदारी शादी हॉल एसोसिएशन वालों पर नहीं डाली जा सकती। अगर वो शादी अरेंज करवा रहे हैं, आपको सहूलत दे रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो SOPs भी आपके ऊपर इन्फोर्स करवाएं। वो आप खुद अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें। लेकिन बहरहाल अगर 10 से 12 लाख अफराद सिर्फ एक शहर में किसी एक सनत से वाबस्ता है और जैसे कि हुकूमत कह रही है कि वो कारोबार पे ज्यादा ज़र्ब नहीं पड़ने देगी इस अगले आने वाले अगर मुतवक्के लॉकडाउन है, अगर खुदा न खास्ता इस तरफ हालात जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से कुछ इक्विलिब्रियम की मामला कुछ बैलेंस हो जाएगा। मैं कहती शफात, बस आप ये कहते हैं चले ठीक है कि 200 लोग आप कर दें, अलाउ कर दें। बड़े से बड़ा अगर मैरिज हॉल भी है तो आप 200 लोग अलाउ कर दें, इससे ज़्यादा आप ना अलाउ करें। मेरे ख्याल में अगर तादाद का तयन किया जाए तो बहुत हद तक हो सकता है। बहुत शुक्रिया। शारिक मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर हैं कराची बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के, और मुतालबात अपने रख रहे थे और अपना आने वाले लाएअमल का ऐलान भी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं जनाब सर्दियों की। बिल्कुल शफात, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो अपने साथ बड़ी बड़ी सौगात लेकर आती हैं। सिर्फ खाने पीने की हद तक की सौगात नहीं है, ओढ़ने पहनने ओढ़ने की हद तक भी अगर हम बात करें तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें ट्रेंड स्टेज हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली वो तमाम लोग जो अगर स्वेटर नहीं पहनते वो शॉल तो जनाब ज़रूर पहनते हैं। और अगर शॉल की बात करें, कश्मीरी शॉल की शफात हम बात ना करें, मतलब मैं कहता हूँ कि इसके ये तो मतलब बात जो है ना वो पूरी नहीं होती। खैर जनाब, ये शॉल वैसे कश्मीरी शॉल को ना नापने का एक बड़ा मुनफरिद तरीका है कि जो अंगूठी में से लेकिन वो दैट इज पश्मीना, वो पश्मीना को नापने का बड़ा शॉल है कि वो अंगूठी में से गुजरनी चाहिए। तो खैर इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जो कश्मीरी शॉल है क्या हुस्न रखती है, क्या रवायत रखती है। हमारे नुमाइंदे सरदार रजा इस हवाले से हमें बताएं। खबर शेयर करते चलें आपके साथ, जिसमें गैर कॉलोनी अलॉटमेंट केस से मुताल्लिक समात में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने का हुक्म सामने आया है। आइंदा समात पर जायदाद की कुर्की की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात जारी किए गए, नवाज शरीफ की अदम पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा कराई गई। मुलजिम नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात की रिपोर्ट जमा कराने के बाद 30 दिन का वक्त गुजर जाने के बावजूद मुलजिम नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से गैर कानूनी अलॉटमेंट केस से मुतालिक समात में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने का हुक्म भी सामने आया है। आइंदा समात पर जायदाद कुर्की की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अब हम ज़रा बात करेंगे आपके बच्चों की सेहत के हवाले से। हमने आजकल देखा है कि जो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी जो है शफात वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ज़रा सा बाहर से कुछ खा लें, रूटीन से हट के कुछ खा लें तो बच्चे पेट में दर्द की शिकायत करने लग जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार इनको चढ़ जाता है। लेकिन शफात, अगर यही चीज़ें अगर हम देखें, अगर हम जो खाना बदोश बच्चों की हम सूरत हाल देखें, उनकी जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। करें लकड़ हज़म पत्थर हज़म वाली उनकी सिचुएशन है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो समहाउ वो नहीं डाइजेस्ट कर पाते। ये एक लोगों में तो एक बड़ा पॉपुलर वो है कि जी थेरी, अगर बच्चे जो हैं वो मट्टी में खेलेंगे और थोड़ा बहुत खुद को जो है ना वो रफ एंड टफ रखेंगे तो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो इम्प्रूव होगी। और आप देखते भी हैं कि जी जो बरतानवी हम जिनको शाही ख़ानदान कहते हैं, और वो लोग जिस तरह से अपने बच्चों को, तो खैर वो सीरीज़ भी जो है ना वो वेब पे अवेलेबल है, किस तरह से वो अपने बच्चों को छोटे छोटे हुनर सिखाते हैं, उनको दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता है ताकि वो
अपने इलाके की सकाफत और अपने इलाके का जो हुनर है उससे वाबस्ता है। साथ ही जो एक्सपोजर है उनका टुवर्ड्स द लोकल वायरसेस, उससे भी वो इम्यूनाइज्ड रहे। बिल्कुल जवाब, इस हवाले से हमने एक पैकेज भी तैयार किया है, पहले आपके साथ पैकेज शेयर करते हैं फिर बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चों का इम्यूनिटी लेवल कम होता जा रहा है, क्या वो फास्ट फूड की वजह से। लेकिन पहले ये पैकेज देख लीजिए। तो क्यों है भाई हमारे बच्चे इतने नाजुक कि खाना बदोश बच्चों को देखे मट्टी में खेल रहे हैं, गर्द उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ भी खा रहे हैं लेकिन बीमार नहीं पड़े। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज इत्फाल डॉक्टर नाहिद साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। क्यों है हमारे बच्चे इतने सेंसिटिव? जी हमारे बच्चे इतने सेंसिटिव नहीं हैं जिसका हम लोग इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं। हमारे बच्चे और जो स्लम्स एरिया के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये अलग दुरुस्त बात है कि जैसे आप कह रही हैं कि जी बार बार हाथ धो लेते हैं और बार बार जाके अपने आप को सैनिटाइज़ कर रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त है कि अब हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर भी एक लेयर होती है, उसके ऊपर भी जरासीम हमारे होते हैं जो कि हमारे लिए गुड बैक्टीरियाज़ का काम करते हैं। कुछ हमारे अंदर जो गैर मुनासिब बैक्टीरियाज चले जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज़ का काम कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा आप सैनिटाइज़र या किसी भी चीज़ का साबुन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा आप कर रहे होते हो, तो कहीं ऐसा होता है कि आप उन अच्छे गुड बैक्टीरिया से भी हाथ धो बैठते हैं। अब हमारा बच्चे का इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होती, बल्कि यूँ कहें कि उसका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हर रोज़ उसको मुकाबले के लिए नहीं आना पड़ता ना, वो बहुत ज़्यादा वो एक्सपोजर में होते हैं, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना पीछे बैकग्राउंड में होता है। तो जब उनको थोड़ा सा भी कोई चीज़ अटैक करती है ना, तो पहले उनके ऊपर असर होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम। लेकिन ये बात तो है ना कि अगर जरा सा पार्क में जाके खेलना शुरू कर दे तो फौरन नज़ला जुकाम लेके वापस आता है। जहाँ तक आपकी बात ये है ना सेंसिटाइजेशन वाली बीमारियों की, जैसे एलर्जी बीमारियाँ हैं, जहाँ तक पोलन है, मिट्टी है, इन चीज़ों में तो हमारे ये वाले बच्चे जो अपर क्लास के बच्चे ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। लेकिन बाकी दूसरी बैक्टीरियल बीमारियों में ये बच्चे बहुत बेहतर होते हैं, मुदाफ़त उनकी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप स्लम्स के बच्चों को देखें तो उनके अंदर ठीक है ये ज़ुकाम खांसी और ये तो जल्दी कैच नहीं करते, लेकिन उनके अंदर बेइंतहा मुतादिद बीमारियाँ उनको पकड़ लेती हैं। जो सोशो इकनॉमिक ग्रुप होता है, पावर्टी होती है, ओवर क्राउडिंग होती है, फैमिली मेम्बर ज़्यादा होती हैं, खाने की फैसिलिटीज़ कम होती हैं, क्रॉस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको जो बीमारी होती है वो बहुत प्रोलॉन्ग होती है, शिद्दत भी ज़्यादा होती है और उसके अंदर उन बच्चों के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मॉर्टेलिटी रेट के हवाले से बात करते हैं, वो लोग जो कि स्लम्स में रहते हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं, उनके बच्चों में अमवात की तादाद ज़्यादा होती है या जो प्रोटेक्टेड और जैसे घरों में रहने वाले बच्चे उनमें? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि ये जो बच्चे आप खुद देख लीजिए, जो बच्चे स्लम्स में रहते हैं और जो बच्चे मुस्तकिल एक्सपोज में रहते हैं, इनका वज़न भी कम होता है, इनकी हाइट भी कम होती है, स्टंटेड होते हैं, इनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इनके स्ट्रॉन्ग ये छोटी सी बीमारी को कैच कर लेते हैं, प्रॉपरली इम्यूनाइज वैक्सीनेशंस भी नहीं होती, खाने की प्रोटीन्स की कमी होती है, ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा प्रोन टू होते हैं, अर्ली डेथ्स के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू तो बच्चा जो कि अच्छी ग़िज़ा खाया हुआ मजबूत जिस्म का मालिक होता है, उसकी इम्यूनिटी लेवल कम यहाँ पे सवाल पैदा होता है, दस्तयाब नहीं होता, उनका पेट भी हम देखते हैं बच्चों के कैसे बड़े होते हैं। यहाँ पर हमारे मसला है कि चले वहाँ पे साफ खाना दस्तयाब नहीं है, साफ पानी दस्तयाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं फास्ट फूड, वो भी तुम्हारे बच्चों की सेहत के लिए तो आप ये तो अगर फास्ट फूड की आप बात कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम ऑयल बॉडी में ले जाते हैं, ये हमारी सॉर्प्शन में देर लगाता है, ये बॉडी में बहुत देर तक रहता है और बच्चों को आदत होती है फ्रिक्वेंट खाना खाने की, तो जो ये फूड ऑयली फूड होते हैं ये पेट में बहुत देर तक रहते हैं और इनके हाजमे में देर लगती है ना, तो ये खाना जो है जल्दी बच्चे को जुलाब की शक्ल में ले जाते हैं, या तो उल्टी कर देते हैं या बर्फ कर देते हैं या वो खाने से इनकारी हो जाते हैं। और जो बच्चे छोटे हल्के खाने खाते हैं ना, गंदम है, दाल है, सब्जियाँ, फल, वो बार बार भी खाएं और फ्रिक्वेंटली भी खाएं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि उनका वो खाना जूद हज़म होता है और जल्दी हज़म हो जाता है। और ये जो आपका जो फास्ट फूड है इसके बारे में आप ये भी नहीं कह सकते ये कितना ताज़ा है और कितना फ्रेश है, और तो इसमें भी फ़र्क पड़ जाता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने तो के यानी आप इस तासुर के साथ नहीं है कि जी जो कच्ची आबादी में रहने वाले बच्चे हैं उनकी मुदाफ़त ज़्यादा होती है, और डेटा साइंस ऐसा हमें नहीं बताता कि उनकी खुद मुदाफ़त ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो बच्चे फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली इन्फेक्शन का शिकार होते हैं उनकी इम्यूनिटी एक लेवल पे आके कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब अब यहाँ एक सवाल है, वो बच्चे जो रफ एंड टफ पलते हैं, यानी वो मिट्टी में भी खेलें, वो गलियों में भी खेलें, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा रखें, उनमें मुदाफ़त बहरहाल ज़्यादा होती है, इसमें बैलेंस कैसे रखा जाए? देखिए एक बात जो उनके पास अच्छा होता है ना, उनका खुला माहौल होता है, दे गेट उनकी ऑक्सीजन और उनकी एयर सप्लाई उनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं ना, वही एलर्जेंस जो हमें नुकसान करते हैं उससे वो फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहता है, जैसे ही वो किसी चीज़ में खेलने के लिए गया उनका डिफेंस निज़ाम फ़ौरन सामने आ जाता है।
हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, ये साइड बैक में रहता है, और ये जब एक्सपोजर पे ये निकल के सामने आता है तो एक आदमी जो अलर्ट बंदूक लिए खड़ा है और एक जो पीछे खड़ा हुआ, उसमें थोड़ा सा फर्क तो होता है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, हम फिर क्योंकि अब देखिए आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, बच्चे जो है उनको नमूनिया बहुत जल्दी जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बच्चों को ऐसी क्या देसी चीज़ें दें, देसी घी पिलाएं, यखनियाँ पिलाएं, ऐसी क्या कुछ चीज़ें बच्चों की खुराक में डालें, और ऐसी क्या चीज़ें जो बच्चों की खुराक से निकाल दें? बच्चों की बात करें, अगर हम छोटी उम्र के बच्चों की बात करते हैं जहाँ पे निमोनिया बहुत प्रिवेल्ड होता है, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं उनमें बीमारियों का तनासुब बहुत कम होता है। अगर आप 3.5-4 महीने तक की 5-6 महीने तक भी बच्चे को टोटल ब्रेस्ट फीडिंग हम करवा दें, इसी दरमियान में हमारा वैक्सीनेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, वी हैव गॉट अ बेस्ट वैक्सीनेशन सिस्टम। हमारी वैक्सीन का अर्ली फेज जो होता है वो 3.5 से 4 महीने मुकम्मल हो जाता है। हम अपने बच्चों को उस वक्त तक 3 दफ़ा निमोनिया की दवाई और जुलाब से प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस से प्रिवेंशन और काली खांसी खुनाक से प्रिवेंशन दवाइयाँ 3.5 से 4 माह में मुकम्मल करा देते हैं। ये वो वक्त होता है जब बच्चे के अभी खाना शुरू ही नहीं हुआ होता, बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर ही होता है। इस वक्त इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुई होती है। प्रॉब्लम जब आती है जब माँ के दूध में कमी आ जाती है और खाना ऊपर से शुरू नहीं किया जाता, तो बच्चे में फिर कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। यही बच्चा जो अपने 5 माह की उम्र में अपने वज़न को 6-7 किलो पर पहुंचा चुका होता है ना, अगले 7 माह में भी वो 7 से 8 किलो पर ही पहुंच पाता है, क्योंकि इसमें अब वो माँ का दूध की कमी आ चुकी है और उसमें बीमारी का तनासुब बढ़ चुका है। और वैक्सीनेशन का सिस्टम जो है, पेरेंट्स जो है उस वक्त जाने के बाद वो थोड़ी हेसिटेंसी आ जाती है कि बच्चे तो बहुत सारे हैं, अब कहाँ। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, वो वालिदैन जो अपने बच्चों के हवाले से बड़े ओवर प्रोटेक्टिव हैं और ख़ासतौर पर कोरोना के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगी बच्चों को, किस किस्म का एक्सपोजर की ज़रूरत है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेटेड है? इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हम खुद कर नहीं सकते। देखिए, हम अब बच्चों को इतना ज़्यादा अंदर मत रखिए, बच्चों को खेलने भी दीजिए, बच्चे मिट्टी से भी खेलें, बच्चे लॉन में भी जाएं, बच्चे पोलन से भी एक्सपोज हों। हर वक्त बच्चे का गाड़ी का शीशा बंद रखना और बच्चों को कहीं जाने से रोकना, और बच्चों को ये चीज़ नहीं खाओ, वो चीज़ नहीं खाओ नहीं कहना चाहिए। बच्चों को लेट देम ईट, जो चीज़ वो उठा के खाना चाहते हैं अगर वो हजम कर सकते हैं तो खा लें, अगर फंसने का गली हुई नरम चीज़ है तो दे लेट देम ईट। इनको बहुत ज़्यादा आप अंदर के माहौल से निकालिए और थोड़ा सा इनको एक्सपोजर दीजिए बाहर का भी। हर बच्चे को आजकल बहुत ज़रूरी है कि वो प्ले ग्राउंड्स में खेले। अब हमारे यहाँ चीज़ों की कमी है ना, तो हमारे ज़्यादातर बच्चे जो है इंडोर एक्टिविटीज़ में ही लगे रहते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो ये प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत सामने आती है। ये जो आपने गैजेट के इस्तेमाल की बात की ना, दुखती रग पे हाथ रखिए, क्योंकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी आजकल ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और स्पेशली अगर हमें लगता है कि जी नहीं जी हमारे तो बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे बैठ के भी ज़रा ख्यालों में खोया हुआ है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, और वो लोग जो कि किताब दोस्ती रखते हैं, कुतुब बीनी के शौकीन हैं, उनके लिए हमारे पास पेशावर से एक गर्मा गर्म और तगड़ी खबर आई है, और वो खबर ये है जनाब कि अब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं जनाब, लाइब्रेरी खुद चल के आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल शफात, बड़ी कमाल बात है, लाइब्रेरी वाकई चलकर आप तक आएगी। बुक्स ऑन व्हील्स नामी ये लाइब्रेरी जो है, ये सिर्फ चलकर आपके पास नहीं आएगी बल्कि आपको रियायत भी देगी, वो भी तकरीबन 40% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये और जो चलती फिरती लाइब्रेरीज हैं, अब अपने शहर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी रुख करना शुरू कर दिया है, और वो दूर वो वक्त नहीं है जब ये चलती फिरती लाइब्रेरी आपके घरों के पास भी आएंगी, आपके महलों में भी आएंगी, और आप दिल खोल के 40% डिस्काउंट पे यहाँ से बुक्स भी ले सकेंगे। इसी बारे से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महकमा नौजवान के असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि कब कंसीव किया ये आइडिया कि जी लाइब्रेरीज ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों तक खुद पहुँच सकें, और कितना अर्सा हो गया इसकी इम्प्लीमेंटेशन को? ये इस साल हमारे ADP प्रोग्राम का हिस्सा है। यूथ डेवलपमेंट पैकेज हमारा एक प्रोग्राम है जिस के तहत हम नौजवानों के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। उसके तहत ये इनिशिएटिव पिछले वीक इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने किया, और इसके तहत हमने 2 व्हीकल्स हैं, फ़िलहाल उनको हमने मॉडिफाई किया हुआ है, और उसमें दोनों में 1000 से ज़्यादा बुक्स हैं। ये जो व्हीकल्स हैं ये जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे ये स्टूडेंट्स को रियायती नरफ़ों पर 10 से लेकर 40-50% तक ये बुक्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि सूबे में जो बुक रीडिंग का कल्चर है उसको नौजवानों में रिवाइव किया जा सके। कौन कौन से इलाकों में शुरू की गई है ये सर्विस?
इमरान साहब, कौन कौन से इलाकों में? इनिशियली हमारे प्लान में ये है कि हम इसको पेशावर और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, सुन सकते हैं आपको। इनिशियली हम इसको पेशावर और इसके मुल्का जितने भी इलाकों हैं उसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं उनका हमारा प्लान है कि वहाँ पे करेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी कैपेसिटी बिल्ड होती जाती है और उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए हम इंशाल्लाह बाकी इमरान साहब, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में और स्कूल्स में तो लाइब्रेरीज होती हैं, व्हाई नॉट रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे लोग रहते हैं, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट किस्म का आइडिया होगा। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटीज़ के अलावा और जगहों पे भी जाएगी, लेकिन इनिशियली हमने यूनिवर्सिटीज़ का इस तरह से प्लान किया कि यूनिवर्सिटी की जो अपनी लाइब्रेरीज होती हैं उनमें एक तो ये है कि आप सिर्फ बुक एक ख़ास टाइम के लिए रेंट पे ले सकते हैं, तो उसके बाद आपको रिटर्न करनी पड़ती है। जब यहाँ से आप एक शॉप की तरह बुक ले सकते हैं और अपने पास रिटेन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे जैसे हमारी बड़ी तो हम सब अर्बन एरियाज में भी जाएंगे और इसको इंशाल्लाह एक्सपेंड करेंगे वहाँ पे भी। अच्छा इमरान साहब, वैसे एक लोगों के जहन में ना एक रीडिंग सेंसरशिप भी है, वो लोगों ने खुद पे खुद ही तारीख की हुई है, ये वाली किताब नहीं देखनी, इस मौजू की किताबें नहीं देखनी, फलां ऑथर जो है वो वैसा है। तो आपने कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट सेंसरशिप तो इसमें नहीं रखा हुआ, कोई आपने मतलब सब्जेक्ट्स किस नौइयत के हैं इन लाइब्रेरीज में? नहीं, इन बुक्स में हर कैटेगरी की बुक है जिसमें आप फिक्शन, नॉन फिक्शन, उर्दू लिटरेचर, पश्तो, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई सी भी बुक्स ले लें, सभी की सभी बुक्स इसमें मौजूद है। और जैसे मैंने कहा कि हर गाड़ी में 1000 से अबव बुक्स हैं, तो उसमें आप कोई सी भी अपनी पसंद के बुक चूज कर सकते हैं और ले सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। इमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कि बुक्स ऑन व्हील्स जो है, जो चलती फिरती लाइब्रेरी है, जो कि आपको 40% डिस्काउंट भी देगी, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का रुख करना शुरू कर दिया है। अभी ये 2 हैं सिर्फ बसेस, लेकिन शफात आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखिए एक अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को किताब की तरफ वापस लाना है। वो लोग जो गैजेट्स में और स्क्रीन्स पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए ना, उन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बड़ा कम हो गया है। वो 2 मिनट से ज़्यादा किताब की तरफ देख नहीं सकते, फिर कहते हैं मुझे चक्कर आंदे ने, मैं जो हूँ मेरा आंखें दर्द करती हैं वगैरह वगैरह। आपको पता है शफात, अक्सर लोग पे किताब पढ़ने का मशवरा पता है कब देते हैं? ओह तुम्हें रात को नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, किताब पढ़ना शुरू करो, पहले सफ़े पे तुम्हें नींद आ जाएगी। मतलब ये कौन से मशवरे हैं भाई? तो किताब जब आप पढ़ें तो किताब से अच्छी दोस्त कोई नहीं है। एक अच्छी खबर मजीद भी शामिल करते हैं जनाब। बलूचिस्तान से खबर आ रही है और वो खबर है कि कोयटा और चमन के दरमियान चलने वाली वो ट्रेन जो 7 माह से मुअत्तल थी कोरोना वायरस की वबा की वजह से, फाइनली अब वो दोबारा रवाना हो चुकी है और दीगर सूबों को जाने वाली ट्रेनें भी जल्द बहाल कर दी जाएंगी। हमारी नुमाइंदा अतिया इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगी। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र बंद की जाने वाली कोयटा से चमन जो ट्रेन है उसका बाकायदा आज 9 माह बाद इफ्तिताह हो गया। इस ट्रेन का जो है वो आज बाकायदा डीएस रेलवे कोयटा ने इफ्तिताह किया है। 5 बोगियों पर मुश्तमिल ये ट्रेन कोयटा से चमन के लिए रवाना हो गई है। कोयटा से लेकर चमन तक जो है वो 9 स्टेशन आते हैं और इन 9 स्टेशनों के मुसाफिर जो है वो कोयटा में मजदूरी के लिए भी आते हैं और दीगर भी तमाम जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है उनकी खरीदारी के लिए कोयटा की तरफ ही आते हैं। तो बहुत सारे मुसाफिरों का जो कोयटा तक आने का जरिया है वो ये ट्रेन है और इस ट्रेन के चलने से मुसाफिरों की मुश्किलात में बड़ी हद तक कमी आई और मुसाफिरों ने जो है रेलवे की तरफ से इसको बड़ा खुशाइन करार दिया है। जी थैंक यू सो मच जी। अतिया रिपोर्ट करी थी इस ट्रेन के हवाले से और साथ में भी आपको ये बताएं कि कराची में हम अक्सर ऐसी चुरंगियाँ देखते हैं जिसका ऐसा लगता है जैसे कि पुरसाने हाल ही नहीं है। खूबसूरत खूबसूरत चुरंगियाँ हैं, लेकिन गंदगी की वजह से, कचरे की वजह से उन चुरंगियों की शक्ल ही एग्जैक्टली बदल गई हैं। वो लाहौर वाले में कह रहे होंगे, पंजाब वाले कह रहे होंगे भाई चुरंगी क्या होता है भाई, जिसको आप वो राउंड अबाउट नहीं कहते, गोल चक्कर नहीं कहते, चौक नहीं कहते, चौक नहीं, चौंक भी नहीं कहते, ठीक है, पेशाब नहीं कहते हैं ना, वो तो भी कहते हैं ना, चौंक दे सिग्नल मुड़ मुड़ वेकर वतियां करन इशारा, गोल चक्कर, मोस्टली गोल चक्कर कहते हैं जी। वो जो गोल चक्कर है ना, गोल चक्कर से आप आगे चले जाएं। तो जनाब अब हो ये रहा है कि कराची में ये आइडिया आया है सामने कि जो चौक है, जो वो राउंड अबाउट के बीच में वो जो एक लैंडमार्क मौजूद होता है, अब उसको कमर्शियलाइज कर दिया जाए और ताजिर बरादरी जो है वो इसमें अपना हिस्सा डाले और उसको अपने तर्ज से अपनी ब्रांडिंग के लिए जो है वो सजाए। पता है उसका एक फ़ायदा मदिया, बहुत सारे लोग दीगर ममालिक में जब जाते हैं तो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल अपने पाकिस्तान जैसा, ये तो बिल्कुल फलाने शहर जैसा, लेकिन एक फ़र्क होता है और वो फ़र्क होता है वहाँ की डेकोरेशन का, सफाई का, लाइट्स का।
और यही फ़र्क जी अब आ रहा है आपके शहर कराची में। बिल्कुल, और शफात वहाँ पर मसला ये भी है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो भी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो अपने शहर को अपना शहर समझते हैं, अपने घर के बाहर की जो गली है उसको भी अपनी गली समझते हैं, तो वो सफाई का ख्याल रखते हैं। सो अल्लाह करे ऐसा ही कुछ हाल हमारे मुल्क का भी हो कि लोग अपने बाहर की सड़कों का भी वैसे रखें जैसे अपने घर के अंदर का रखते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं आप तमाम तो लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तैयार हो और नहीं हो तो फिर आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब PSL 5 का नया चैंपियन डिसाइड होने का वक्त नज़दीक आ गया है। और उसकी वजह यह है जनाब कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो तो आने का उनका सिलसिला जारी है क्योंकि फैसले की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। बिल्कुल शफात, जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो तो होंगे 13 और 14 इंशाल्लाह नवंबर को, और 17 को डिसाइड हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन बने। 14 और 15 नवंबर को होने जा रहे हैं प्ले ऑफ मैचेस, और 17 को डिसाइड हो जाएगा कि कौन होगा जनाब PSL का विनर। 4 टीमें हैं, लाहौर कलंदर्स, लाइक सरप्राइजिंगली, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और साथ में पेशावर ज़ल्मे भी हैं। तो अब ये देखना है शबात के क्या होगा। अहमद वसीम जी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। वही टूर्नामेंट, वही टीमें, वही जज्बा, पर अब होगा फैसला इन PSL सीजन 5। कराची किंग्स फिर से तैयार हैं। ये है कराची। तो जनाब एलेक्स हेल्स भी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, और वो भी आएंगे खूब मार धार करने के लिए। लेकिन फिलहाल आज आपको बताते चले कि आज है जनाब तीसरा T20 पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान, और दूसरे T20 में तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई जी पाकिस्तानी टीम में। अब आज देखते हैं जनाब कोई तीसरे वनडे वाली सिचुएशन ना हो जाए। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे वैसी सिचुएशन बिल्कुल भी ना हो। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नजीब एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नजीब, ये बताएगा कि PSL के जो बकिया मैचेस हैं वो अब फाइनली शुरू होने जा रहे हैं, क्या माहौल है, लोगों को कितना इंतजार है? हमें तो बहुत इंतजार है, साथ में दुख भी है कि हम स्टेडियम का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, आपको इंतज़ार है, मुझको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है शफात। इस PSL के जो बकिया 4 मैचेस हैं उनका, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो जो ब्रेक लगा था वो हम सबको बहुत बुरा लगा था, लेकिन क्या करें, पेंडेमिक था ही ऐसा कि उस वक्त हम कुछ कर नहीं सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था। हफ्ते से वो मैचेस दोबारा शुरू हो रहे हैं, वो बकिया 4 मैचेस, और पहला ही मैच सबसे धमाकेदार है। ऑब्वियसली प्लेऑफ्स में ये तो फ़ायदा होता है टॉप 2 टीम्स को कि अगर वो हार जाएं तो उनको एक और मौका मिलता है। तो कराची और मुल्तान के पास ये ऑप्शन है। इमाद वसीम ने अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत पुरजोश हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं। उनको लगता है इस बार कराची किंग का चांस है। मुझे भी ऐसा लगता है कि कराची किंग की टीम का बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है और हम इस बार जीतेंगे, और जीत कर ये जीत डेडिकेट करेंगे हमारे कोच। अच्छा नजीब, ये तो चले अच्छी बात है, PSL के हवाले से बात होगी। जिम्बाब्वे के हवाले से बात करते हैं जी। उस्मान कादिर इस टूर की एक नई दरियाफ्त है, शीली अखियों वाला ये हमारा जो बॉलर है, लगता है कि अपने वालिद की लेगेसी कैरी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? जी हाँ, दोनों इब्तिदाई मैचेस में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की और करनी थी। स्टैट्स भी यही कहते हैं। इस सीरीज़ से पहले तक जो स्टैट्स चल रहे थे वो 11-0 थे, तो उसको और पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है। आज तक कभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से कोई T20 मैच हारा नहीं है, और आज आखिरी इस सीरीज़ का मैच है। उम्मीद यही है कि आज भी नहीं हारेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम वनडे सीरीज़ से T20 सीरीज़ में दाखिल हुए तो आखिरी मैच में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। सीरीज़ हम जीत गए थे, लेकिन जिम्बाब्वे से आखिरी वनडे हार गए थे, और हम ये बिल्कुल पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट पाकिस्तान ने T20 में बड़े कन्विंसिंगली दोनों मैचेस जीते हैं, और आज का मैच भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छी बात यह है, जो हम सब डिमांड कर रहे थे अपनी टीम से, अपनी मैनेजमेंट से, कि नए खिलाड़ियों को मौका मिले, और वो मिला और उन्होंने भी परफॉर्म किया। उस्मान कादिर बहुत तवील अरसे से टीम के साथ थे, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा था। उनको चांस मिला, और दूसरे मैच में उन्होंने जिस तरह से 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उन्होंने शो किया कि उनके अंदर
वो स्किल है, वो टैलेंट है जिसकी वजह से उनको कप्तान सपोर्ट कर रहे हैं, उनको टीम के साथ रखा हुआ था। अब पता चलेगा जब टफ ऑपोजिशंस आगे आएंगी कि उस्मान कादिर उनके खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। फ़िलहाल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त है और यही उम्मीद है कि आगे इसी तरह, क्योंकि T20 मुझे लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा सूट करता है, हमारी माइंडसेट के हिसाब से ये गेम है, तेज़ वाली क्रिकेट। अच्छा, तो उसमें हम ज़रा लगेगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम की एज अ कैप्टन आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? जी हाँ, ऑब्वियसली बाबर आजम क्या परफॉर्मेंस है उनकी। और उन्होंने इस सीरीज़ से पहले जब उनसे किसी ने पूछा था कि डेविड मिलान और आप में रैंकिंग के पॉइंट्स का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो उन्होंने कहा था मैं इंडिविजुअल चीज़ पे बाद में देखूंगा, क्योंकि अब मैं कप्तान हूँ, मुझे टीम पे फोकस करना होता है। टीम जब अच्छा परफॉर्म करेगी साथ साथ मेरी परफॉर्मेंस भी चलेगी, और ये उन्होंने साबित किया है इन दोनों मैचेस में। जिस तरह से वो खुद खेल रहे थे और जिस तरह से वो टीम की जीत में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने ऐसा किया। वो ये नज़र आ रहा है कि पर्सनल अचीवमेंट जो है वो बाद में है। बाबर के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये कि बहुत ज़्यादा टीम अब बाबर पे रिलाई कर रही है। दुनिया में ये कहा जाता है और बार बार ये बात की जाती है कि बाबर ने मैच फिनिश नहीं किया, जब वनडे सीरीज़ में भी यही बात की जा रही थी। तो बाबर के आसपास उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको अकेले खेलना पड़ रहा है, विच आई थिंक इज़ नॉट अ गुड साइन। जो मैंने पहले कहा कि यंग लड़कों को मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया, मैं चाहता हूँ आज के मैच में भी ऐसा ही हो, यंग खिलाड़ियों को मौका मिले और बाबर आजम थोड़ा सा अपने नंबर से अगर नीचे आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हो। मैं चाहता हूँ कि जो नए लड़के हैं वो इस मैच को फिनिश करें, वो इस मैच में उनकी पूरी बारी आए, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतने का और इससे कुछ सीखने का मौका मिले। सही जी, बहुत शुक्रिया जी। और ये जो आपने आखिर में बात की है ना कि जी आज बाबर आजम को अपने नंबर से नीचे जाना चाहिए, ये इसके अंदर एक आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी रखी है और टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल वैलिडेट करती है। नया टैलेंट क्योंकि सीरीज जीत चुके हैं, ऊपर से गुजर की मेरी बात क्या बोला आपने? नहीं वो क्या मतलब बात उनकी सही है। अगर बाबर आजम थोड़ा नीचे खेलेंगे तो नए लड़के जो हैं वो ऊपर खेलेंगे और ज्यादा एतमाद से खेलेंगे कि उनको पता होगा कि जी नीचे बाबर आजम मौजूद। वो जैसे वनडे मैच में हुआ था, सुपर ओवर में अगर वो खुद खेले थे तो शायद हम जीत जाते। कुछ ऐसी बात करना चाह रहे हैं शफात आप? एक तो मदिया मैं आपके साथ मतलब मैं मजाक भी नहीं कर सकते यार, आपके साथ मैं बात करूं। चले शफात, अब जरा मैं आगे सीरियस बात करने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आगे इंशाल्लाह 17 नवंबर को जीतेगा कराची किंग्स। तो अभी से आप मिठाइयाँ ऑर्डर कर दें, और मिठाइयाँ भी आपने किसी ऐसी भी जगह से ऑर्डर नहीं करनी है, मिठाई आपने ऑर्डर करनी है ननकाना साहब से। वैसे भी आपको पता है कि ननकाना साहब की जो सेलिब्रेशन को जो स्पेशली जो खुले भी जिसके बॉर्डर्स हैं वो 1 साल भी हो गए हैं, वहाँ की शफात मिठाई मतलब वहाँ से जो हमारे सिख भाई आते हैं ना वो भी लेके जाते हैं पाकिस्तान में। जी जनाब, इस मिठाई को कहते हैं जी मन पसंद। तो जनाब इस हवाले से आपको हम बताते हैं मन पसंद होता क्या है। तो हम भी अब ऑर्डर करने वाले मनपसंद इंशाल्लाह 17 नवंबर के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।